यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2, जो मैनेजमेंट का पेपर नंबर 2 है। ओके, और उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट, जो हमारी यूनिट नंबर 1 थी, बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, इसके चैप्टर नंबर 8 को रिवाइज। चैप्टर नंबर 8 जो है वो था अपना नेशनल इनकम का, और हम लोगों ने जो है वो नेशनल इनकम के ऊपर टोटल मिला के 5 लेक्चर जो है वो लगाए थे। इसका एक लेक्चर मैंने यूट्यूब के ऊपर भी डाला था। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो देखिएगा। तो 5 लेक्चर हमने टोटल लगाए, 2 लेक्चर लगाए थे हमने कॉन्सेप्ट के, और 3 लेक्चर लगाए थे हम लोगों ने किस चीज के? हमने लगाए थे इसके मेथड के। तो 5 लेक्चर्स के अंदर पूरा का पूरा अपना जो नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो अपना कंप्लीट हो गया। तो आज वाली क्लास के अंदर हम जो है वो करने वाले इस पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज, ताकि जब एग्जाम टाइम आएगा तो आपको वीडियोस दोबारा न लगानी पड़े। अगर आपको रिवीजन करनी भी है तो आप एक वीडियो लगाइए और पूरा का पूरा चैप्टर आपका जो है वो गो थ्रू हो जाएगा। ओके, हाँ जी, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को। नेशनल इनकम हमने शुरू किया था तो आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि नेशनल इनकम जो है वो क्या होती है? इट इज अ सम टोटल। ये सम टोटल होता है किसका? फैक्टर इनकम का। जो फैक्टर इनकम आपने क्या करी है? अर्न करी है किसके द्वारा? बाय द नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? नेशनल इनकम। फिर आपको मैंने बताया था इनकम के 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं फैक्टर इनकम, एक होते हैं ट्रांसफर इनकम। ओके, फैक्टर इनकम वो होती है जो अर्न इनकम होती है, जो आप अपने फैक्टर प्रोडक्शन के बेस पर कमाते हो। आपके फैक्टर प्रोडक्शन के नाम पे कितने हैं? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग जो है एफओपी लेके चलते कितने? 4। इसके अलावा एक होते हैं ट्रांसफर इनकम, जिसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। अगर आपको जो है वो कोई हेल्प मिल गई है, आपको कोई चैरिटी मिल गया जिसके बदले में आपने कोई भी जो है वो फैक्टर प्रोवाइड नहीं किया था, कोई भी आपने उसके बदले में काम नहीं किया था, वो जो मनी आपको रिसीव हुई उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ट्रांसफर इनकम। ठीक है जी। तो जितना भी आपका फैक्टर इनकम का जो मतलब जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली ऑल प्रोडक्शन अल्टीमेटली कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? आपकी फैक्टर इनकम के अंदर। पहले फर्म प्रोड्यूस करते हैं गुड्स बाय परचेजिंग द एफओपी फ्रॉम द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड से हम फैक्टर प्रोडक्शन को क्या करते हैं? परचेज करते हैं, और फिर उसके बदले में फैक्टर की पेमेंट करते हैं। तो वो जो फैक्टर की पेमेंट जो हाउस होल्ड को किया गया बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? नेशनल इनकम। अब एफओपी टोटल कितने? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये होती है जी सर। अब लैंड के बदले में जो है वो मिलता है क्या? रेंट। लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में जो है वो क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। यहां तक ओके है क्या जी? तो ये जो आपकी इनकम होती है ना, इसी को, ये जो कंपनसेशन आपको मिला अपने फैक्टर प्रोडक्शन के बदले में, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? नेशनल इनकम। ये सब आपकी फैक्टर इनकम है। ठीक है, और इसको, ये सारी फैक्टर इनकम को अगर मैं जोड़ दूं तो ये बन जाएगी आपकी डोमेस्टिक इनकम। और इस इनकम में अगर आप NFIA, आपको मैंने क्लासेस में करवाई भी था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर आप उसको क्या कर लोगे? इंक्लूड कर लोगे, तो बन जाएगी आपकी कौन सी? नेशनल इनकम। अब यहां पे इनकम और प्रोडक्ट दोनों एक ही बात है। तो अगर कल को अगर कोई बोलता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो या फिर ग्रोस डोमेस्टिक इनकम, तो बात जो है वो क्या है? एक ही है। ठीक है जी। अब बात आती है जी हमारे चैप्टर पे हमने पढ़ा था नेशनल इनकम क्या है। तो डेफिनेशन आपको मैंने बताया था, नेशनल इनकम जो है वो सम टोटल होता है किसका? फैक्टर इनकम का, जो अर्न किया गया बाय द किसके द्वारा? नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा। तो कहानी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई थी। वो क्या? पहला तो फैक्टर नेशनल इनकम में ओनली फैक्टर इनकम में काउंट होगा, और दूसरा नेशनल इनकम जो है वो किसकी होगी? जो इनकम कमाई है किसने? नॉर्मल रेजिडेंट ने। ठीक है जी। अब आते हैं जी हमारे फैक्टर इनकम पे। फैक्टर इनकम के नाम पे हमारे पास में टोटल मिला के कितनी आएंगी? 4, क्योंकि हमारे फैक्टर कितने होते हैं? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे 4 फैक्टर हैं। इन 4 फैक्टर का जो कंपनसेशन अपने को मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग हमारी क्या? फैक्टर इनकम। ठीक है जी। लैंड के बदले में मिलेगा रेंट, लेबर के बदले मिलेगा क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। तो इन चारों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये बन जाएगा मेरा क्या? फैक्टर इनकम। ठीक है जी। फैक्टर इनकम जो है वो ट्रांसफर इनकम से क्या होती है? अलग होती है। हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि ट्रांसफर इनकम जो है वो आपकी अनअर्न्ड इनकम होती है, जिसके बदले आपने कोई भी काम नहीं किया और बदले में अगर आपको हेल्प के तौर पे किसी ने कोई आपको पेमेंट दे दिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्या? ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम जो है वो क्या? अनअर्न्ड इनकम है, और नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में हम ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है जी। आगे था, हम बोलते हैं कि नेशनल इनकम वो इनकम है जो एक नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई है। अब क्वेश्चन यहां पे नॉर्मल रेसिडेंट कौन होगा? नॉर्मल रेसिडेंट बनने की 2 कंडीशन है। पहला तो वो पर्सन जो है उसने ऑर्डिनरली इंडिया के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या किया हो? रिसाइड किया हो। और दूसरा जो है उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो कहां पे हो? इंडिया के अंदर हो। तो 2 कंडीशन है। पहला तो ये उसने रिसाइड कहां किया हो? वो कहां पे रहा हो? इंडिया में। और रिसाइड का मतलब यहां पे ये है कि वो कम से कम 100 दिन जो है उसने इंडिया के अंदर जो है वो रिसाइड किया हो, और उसका इंडिया के अंदर क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, लाइक प्रोडक्शन हो गया, लाइक कंजम्पशन हो गया, लाइक इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब कहां पे की हो? उसने अपनी कंट्री के अंदर की हो। ठीक है जी। इसके बाद ये कुछ अपना बाइफर्केशन था, आपको टेबल था कि
किन लोगों को आप नॉर्मल रेसिडेंट बोलोगे और किन को जो है वो नॉन रेसिडेंट बोलोगे। ठीक है जी। अब खास बात ये थी कि नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे ओनली किसकी, ओनली इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। इट डज नॉट इंक्लूड इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट। तो जो नॉन रेजिडेंट है उसकी इनकम को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन था डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो डोमेस्टिक का मतलब जो है वो क्या, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है बेसिकली अगर हम बात करें। डोमेस्टिक इनकम है जो आपकी फैक्टर इनकम होती है इंडिया के अंदर, जो फैक्टर इनकम कमाई गई किसी के भी द्वारा, ध्यान से सुनना, इंडिया के अंदर जो फैक्टर इनकम कमाई गई किसके द्वारा, चाहे रेजिडेंट के द्वारा चाहे नॉन रेजिडेंट के द्वारा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, मतलब ये आपके 4 फैक्टर थे, इन 4 फैक्टर की ये इनकम थी जी। अगर ये इनकम चाहे कमाई रेजिडेंट ने चाहे कमाई नॉन रेजिडेंट ने, लेकिन कहां पे कमाई, इंडिया में कमाई, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, डोमेस्टिक इनकम। और अगर इसके अंदर मैं जोड़ दूंगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो बन जाएगी हमारी क्या, नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल पे जाना है तो क्या करें सर, डोमेस्टिक में ऐड कर लो क्या, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो बन जाएगी क्या, नेशनल इनकम। खास बात ये होती है डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम क्या लेके आते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द, जो कहां पे जनरेट हुई है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई है, नो मैटर, इस बात को दरकिनार करते हुए कि किसने कमाया, इस चीज को कंसीडर नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि वो जनरेट कहां पे हुई। अगर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई है, चाहे वो कमाई हो इंडियन पर्सन ने चाहे फिरंगी ने कमाई हो, कोई चक्कर नहीं है, वो हमेशा क्या होगी, डोमेस्टिक इनकम होगी। और नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, ये वो इनकम है जो इंडिया के लोगों ने कमाई, नो मैटर कि वो इंडिया से कमाई है या बाहर से कमाई है। तो दोनों के अंदर ये फर्क है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, डोमेस्टिक इनकम में आएगा इंडियन टेरिटरी के अंदर जो इनकम कमाई गई है, इंडियन टेरिटरी के अंदर जो फैक्टर इनकम कमाई गई है, चाहे वो फैक्टर इनकम कमाई हो किसने, बोलो सर, चाहे वो फैक्टर इनकम जो है वो कमाई हो किसने, इंडिया के लोगों ने, रेसिडेंट ने चाहे नॉन रेसिडेंट ने। लेकिन जो नेशनल इनकम की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, यहां पे हम बोलते हैं नेशनल इनकम वो इनकम है जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कमाई है, चाहे इंडिया से कमाई हो चाहे इंडिया के बाहर से कमाई हो। और अगर आपको कन्वर्जन करना है डोमेस्टिक से, अगर आप नेशनल पे जाना है तो आप अपने डोमेस्टिक इनकम के अंदर जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर लो, ऐड कर लो, तो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हम लोग जो है वो पॉलिटिकल टेरिटरी को कंसीडर नहीं करते, हम यहाँ पे इकोनॉमिक टेरिटरी को लेकर चलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, ये तो बता दो। इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएगा जहां पे आपके फैक्टर प्रोडक्शन फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। जहां पे मतलब एक ऐसी टेरिटरी, एक ऐसी सीमा जिसके अंदर जो है पर्सन, गुड्स, कैपिटल फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है जी, आगे तो फोकस जो है हमारा यहां पे वो क्या है, द फोकस इज टू बी ऑन सच ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया वेयर आवर पर्सन, आवर गुड्स, आवर कैपिटल एंजॉय द फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। चलो जी आगे, अब है कन्वर्जन द डोमेस्टिक इनकम इनटू द नेशनल इनकम। अगर डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे सर, डोमेस्टिक के अंदर NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करो तो वो क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। हालांकि हमने प्रॉपर्ली इसको पढ़ा भी था। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक मिनट रुकिएगा, ये लो जी, अब आ गया नया कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रोस एंड नेट। तो इसके अंदर जो मेन फैक्टर रोल प्ले करता है वो क्या करता है, डेप्रिसिएशन। तो ग्रोस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, नेट प्लस में डेप्रिसिएशन। और अगर नेट निकालना तो कैसे होगा सर, अगर ग्रोस में से आप माइनस कर दोगे किसको, डेप्रिसिएशन को, तो क्या निकल आएगा, नेट निकल आएगा। ठीक है, आ जाओ जी, आ जाओ आगे आगे आगे। डोमेस्टिक हो गया, वैल्यू ऑफ गुड्स। अच्छा, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस के अंदर क्या लेके चलते हैं, ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम इसमें कंसीडर करते हैं। इंटरमीडिएट जो गुड्स होती हैं उनकी वैल्यू को हम इसमें कभी भी कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उनकी वैल्यू कभी ना कहीं जो है हमारे फाइनल गुड्स के अंदर ही इंक्लूड होती है। अब आएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस एंड एट ए फैक्टर कॉस्ट। अब ये क्या होता है, देखिए जो आप जीडीपी कंप्यूट करोगे वो दोनों पे निकलती है, मार्केट प्राइस पे भी निकलती है और फैक्टर कॉस्ट पे भी निकलती है। तो उसके लिए क्या था, मैंने आपको बताया था, एमपी मार्केट प्राइस है वो बराबर होता है किसके, इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस में NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और जो आपका NIT बनता है वो कैसे बनता है, NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में सब्सिडी। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में से आप सब्सिडी को माइनस कर दोगे तो बन जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बात खत्म हो गया। और अगर मार्केट प्राइस निकालना हो, मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस का, अगर आपको मार्केट वैल्यू निकालनी हो तो कैसे करोगे सर, उसके अंदर NIT को जोड़ लोगे। और अगर आपको ओनली फैक्टर कॉस्ट पे निकालना तो क्या करोगे सर, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस में से अगर आप माइनस कर लोगे किसको, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो निकल आएगी क्या, आपकी फैक्टर कॉस्ट।
ठीक है जी, ये हमने कर लिया कंप्लीट। इसके बाद की कहानी आगे बढ़ते हैं। अब आएगा एग्रीगेट। सबसे पहले आएगा जीडीपी एट एमपी। क्या होता है जीडीपी एट एमपी का मतलब जो है वो ये होता है कि एक देश के अंदर जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन किया गया उस सब की जो मार्केट वैल्यू होती है ना, अगर हम उसको क्या कर ले, सम अप कर लें, ठीक है, तो उसको बोल देंगे जीडीपी एट एमपी। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू। ये क्या है, मार्केट वैल्यू है किसका, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का, जो प्रोड्यूस किया गया विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। क्योंकि ग्रोस है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। अब आएगा एनडीपी एट एमपी। जो है वो क्या होता है, अगर जीडीपी एट एमपी में से हम माइनस कर देंगे किसको, डेप्रिसिएशन को, तो बन जाएगा क्या, एनडीपी एट एमपी। फिर हमने पढ़ा था आगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस जीएनपी एट एमपी। जो है वो क्या होता है, अगर आप जो है वो जीडीपी एट एमपी के अंदर जो है एनएफआईए को जोड़ दो, क्योंकि देखो ग्रोस से ग्रोस हो गया जी, नेशनल चाहिए और है क्या, डोमेस्टिक। तो नेशनल से अगर डोमेस्टिक जाना है तो क्या करें सर, डोमेस्टिक के अंदर एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी आपका क्या, जीएन नेशनल बन जाएगा, तो जीएनपी एट एमपी। इसके बाद है एनएनपी एट एमपी। जो है वो क्या होता है, एनपी एट एमपी की अगर बात करूं तो आपका जो एनडीपी एट एमपी अगर आप उसके अंदर जोड़ दोगे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो बन जाएगा क्या आपका एनएनपी एट एनपी। बस कॉन्सेप्ट वही है, एक तो ग्रोस वाला, तो ग्रोस किसके बराबर होता है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक वाला, डोमेस्टिक किसके बराबर होता है, नेशनल माइनस एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होती है, मार्केट प्राइस माइनस में एनआईटी। ये कॉन्सेप्ट के बेस पर इसको घुमाते रहो तो आपका आंसर जो है वो आता रहेगा। तो जीडीपी एट एफसी जो है वो कैसे निकलता है, अगर जीडीपी एट एफसी की बात करता हूं तो हम क्या बोलते हैं, देखो एनडीपी एट एफसी, ध्यान से सुनना, एनडीपी एट एफसी इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं इसको, डोमेस्टिक इनकम। ओके, और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, जो आपके चार फैक्टर हैं उन चारों फैक्टर की इनकम को अगर मैं ऐड करूं तो बन जाएगी क्या, डोमेस्टिक इनकम जी। अगर आपको एनडीपी एट एफसी की जगह जीडीपी एट एफसी निकालना हो तो क्या करें सर, ये डोमेस्टिक इनकम के अंदर ऐड कर लो क्या, आपका डेप्रिसिएशन, तो नेट की जगह क्या हो जाएगा, ग्रोस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, जीडीपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एफसी जो है वो कैसे निकलेगा, चारों फैक्टर की इनकम को ऐड करो, कंपनसेशन एम्प्लॉई, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन चारों को ऐड कर लो और इसमें जोड़ दो क्या, डेप्रिसिएशन, तो वो एनडीपी एट एफसी की जगह क्या बन जाएगा, जीडीपी एट एफसी। तो डोमेस्टिक इनकम को किससे डिनोट करते हैं, एनडीपी एट एफसी से, और जो आपकी नेशनल इनकम है उसको किससे डिनोट करते हैं, एनएनपी एट एफसी से। ठीक है जी, आगे इसके बाद है जी ये जीडीपी एट एफसी जो है, ये एनडीपी एट एफसी जो है वो कैसे होगा, तो एनडीपी एट एफसी को अगर आपने कंप्यूट करना है तो क्या करोगे सर, जीडीपी एट एफसी में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। ठीक है जी, इसके बाद है जी आपका जीएनपी एट एफसी, एक मिनट रुकिएगा, जीएनपी एट एफसी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर को अगर इसको हम निकालते हैं तो कैसे निकलेगा सर, जीडीपी एट एफसी के अंदर अगर आप जोड़ दोगे, क्योंकि आपको चाहिए क्या, नेशनल, दिया क्या हुआ डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक में अगर मैं ऐड कर दूं किसको, एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तो क्या बन जाएगा, जीएनपी एट एफसी। इसके बाद है एनएनपी एट एफसी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेशनल इनकम। ये कैसे निकलता है, डोमेस्टिक इनकम ले लो और डोमेस्टिक इनकम में अगर आप एनएफआई को जोड़ दोगे तो आ जाएगा क्या, एनएनपी एट एफसी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा नेट इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रू टू प्राइवेट सेक्टर। अब पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो क्या कहेगा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आएगा सारे के सारे कॉर्पोरेट एंड अनइनकॉर्पोरेट एंटरप्राइज विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, पढ़ लिया था। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो क्या आएगा सर, गवर्नमेंट सेक्टर में एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आएगा आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की अगर बात करता हूं जैसे पुलिस हो गया, जेल हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब। एक आएगा डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज और एक आएगा आपके नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज और नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज में एक फर्क होता है क्या, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज जो है वो अपने नाम से फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक शेयर डिबेंचर को होल्ड नहीं कर सकते, जबकि जो नॉन डिपार्टमेंटल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपने नाम से जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स को जो है वो अपने नाम से होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके अंदर जो है एक्रू टू द गवर्नमेंट सेक्टर, ये क्या आएगा, ये आएगा प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड सेविंग ऑफ द नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये सब इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम। ठीक है जी, इसके बाद प्राइवेट इनकम क्या होता है, तो प्राइवेट सेक्टर की जो इनकम होती है उसको बोलते हैं प्राइवेट इनकम, और उसके अंदर ओनली फैक्टर इनकम को कंसीडर करते हैं। ट्रांसफर इनकम को इसके अंदर हम ट्रांसफर इनकम इसके अंदर इंक्लूड होती है। जब प्राइवेट इनकम निकालते हो तो उसके अंदर दोनों इनकम आएगी, फैक्टर इनकम भी आएगा और ट्रांसफर इनकम भी आएगा, ध्यान रखना। लेकिन नेशनल इनकम को जब कंप्यूट करेंगे तो उसके अंदर आप ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो प्राइवेट इनकम में क्या क्या आएगा, एक तो फैक्टर इनकम आएगा फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रू टू द प्राइवेट सेक्टर, प्लस में विदेशी इनकम जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो भी आएगी, प्लस ट्रांसफर पेमेंट भी आएगी इसके अंदर, तो ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम द नेशनल डेट ये आएगा, प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड ये आएगा। ठीक है जी, इसके बाद की कहानी अगर हम आगे शुरू करते हैं
तो अब आएगा पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या आएगा, पर्सनल इनकम के अंदर आएगा जो प्राइवेट इनकम है, अगर आप उसमें से जो है वो दो चीजों को माइनस कर दो, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स को और एक कॉर्पोरेट सेविंग को, तो निकल आएगी क्या, पर्सनल इनकम। फिर आएगा जी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये कैसे निकलती है, अगर कंजम्पशन प्लस सेविंग कर लोगे तो निकल आएगा आपका डिस्पोजेबल इनकम, या अगर आप पर्सनल इनकम में से क्या माइनस कर दो, डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो, या मिसलेनियस रिसीट जो है गवर्नमेंट की अगर वो माइनस कर दो, जो आपने पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट एंटरप्राइज को, तो उसको माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये है खर्च करने योग्य आय। और फिर उसके बाद में जो है, एक मिनट, कहां गया है वो, हाँ ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो गया आपका, ये हो गया। तो डिस्पोजेबल इनकम में से अगर आप माइनस कर दो किसको, आप माइनस कर दो डायरेक्ट टैक्सेस को, और मिसलेनियस रिसीट जो गवर्नमेंट आपसे रिसीव करती है उसको माइनस कर दोगे, तो बन जाएगा आपका क्या, डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है जी। इसके बाद ये एग्रीगेट, ये तो वही शॉर्ट फॉर्म था इनका, समरी दे रखा था। अब आएगा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। ये क्या होता है, अगर आप जीडीपी को कंप्यूट करते हो किसके बेस पर, करंट प्राइसेस के बेस पर, तो उसको बोलते हो आप लोग क्या, नॉमिनल जीडीपी। और अगर जीडीपी को हम कंप्यूट करते हैं किसके बेस पर, कांस्टेंट प्राइस के बेस पर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी का मतलब जो है वो क्या होता है, जब हम जीडीपी को निकालते हैं उनकी किस प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइस पर, और इनके बेस पर निकलता है जीडीपी का डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी एट द करंट प्राइस मतलब नॉमिनल प्राइस अपॉन जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस इनटू में 100। ये बेसिकली जो है वो आपको बताएगा प्राइस मैकेनिज्म। तो यहां पे जो है इसके थ्रू हम प्राइस लेवल की जो है वो जांच करते हैं, मतलब इन्फ्लेशन निकालने के काम आता है ये। इसके बाद ग्रीन जीएनपी जो है वो क्या होता है, जब आप ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को कंप्यूट करते हो, मतलब जीएनपी जब आप कंप्यूट कर रहे हो, दो बातों को ध्यान में रखते हुए, दो बात कौन कौन सा, एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन और एक एक्सप्लोटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। जब आप जीएनपी का कंप्यूटेशन कर रहे हो इन दो फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रीन जीएनपी। तो जीएनपी को एस्टिमेट करते हैं विद नो रिगार्ड टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। इसके अंदर मैंने आपको बताया भी था एक खास बात क्या, कि जब हम जीएनपी को जो है वो क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं, जब हम जीएनपी को जो है वो क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं, तो हम वहां पे ये भी देखते हैं कि क्या इनकम को कमाते हुए क्या पोल्यूशन भी क्रिएट हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है। और दूसरा ये, क्या इनकम को कमाते हुए हमने अपने नेचुरल रिसोर्स को जो एक्सप्लॉइट तो नहीं कर दिया। अगर हमने इनकम को कमाते हुए नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर दिया तो फिर उस कमाई का कोई भी जो है वो बेनिफिट नहीं है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ग्रीन जीएनपी अगर कॉन्सेप्ट आ जाए एग्जाम में तो ध्यान रखना कि जीएनपी का कंप्यूटेशन करते हुए दो फैक्टर को कंसीडर करना। दो फैक्टर कौन कौन से, एक तो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन और दूसरा जो है वो है क्या, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। इन दो फैक्टर को कंसीडर करते हुए जीएनपी का कंप्यूटेशन करना इज नोन एज द ग्रीन जीएनपी। ठीक है जी। इसके बाद आएंगे कुछ, ये नहीं, ये तो छोड़ दीजिए आप। अब आएंगे आपके मेथड के नाम पे सबसे पहला है वैल्यू एडेड मेथड। नेशनल इनकम को कंप्यूट करने का जो सबसे पहला मेथड है दैट इज अ वैल्यू एडेड मेथड। इसके अंदर ये बोलता है कि आपने देश का जो भी गुड्स का प्रोडक्शन किया उसमें जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ, अगर वो सारे वैल्यू एडिशन को अगर हम लोग जो है वो क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, तो उसको बोलेंगे जीडीपी एट एमपी। तो वैल्यू एडेड मेथड जो है वो क्या बोलता है, वैल्यू एडेड मेथड मेजर करेगा नेशनल इनकम को इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू एडिशन के बेस पर बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इसी मेथड को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं और इसको जो है वो नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। अब वैल्यू एडेड कैसे निकलता है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बेसिकली रॉ मटेरियल जिसको हम यूज करते हैं फाइनल गुड्स को बनाने के लिए। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, जो भी देश के अंदर गुड्स प्रोड्यूस की गई है उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यू एडेड। ठीक है जी। वैल्यू एडेड जो है वो सेल के बराबर होगा अगर सारा का सारा जो प्रोडक्शन था वो सेल हो गया। अगर कुछ रह गया तो फिर हम क्या करेंगे, सेल प्लस में चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। लो जी, ये हमारा हो गया था। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल की वैल्यूज हमने जो है वो इस यूज करी है क्या करने में, फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन करने में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ, अगर उस सारे वैल्यू एडिशन को अगर मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो वो बन जाएगा मेरा क्या, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और उसके बेस पर हम नेशनल इनकम को जो है वो कंप्यूट कर लेंगे। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैंने बताया था, ये सारे वैल्यू एडिशन को जोड़ लिया हमने और ये बन गया। ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी जो है वो क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक ग्रोस वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इंक्लूड द पीरियड ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जितना भी ग्रोस वैल्यू एडिशन हुआ उस सबको अगर मैं जोड़ दूं तो वो बन जाएगा जीडीपी एट एमपी। और अगर जीडीपी एट एमपी से अगर एनएनपी एट एफसी पे जाना हो, चाहिए क्या, एनएनपी एट एफसी, और दिया क्या हुआ है, जीडीपी एट
एमपी। तो क्या करोगे, नेट चाहिए दिया हुआ ग्रोस, तो कैसे निकालोगे, नेट इज इक्वल टू ग्रोस माइनस में डेप्रिसिएशन। चाहिए क्या, नेशनल, दिया क्या हुआ डोमेस्टिक, अगर डोमेस्टिक में ऐड कर दूं एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो बन जाएगा क्या, नेशनल। चाहिए क्या, फैक्टर कॉस्ट, दिया क्या हुआ मार्केट प्राइस, तो अगर मार्केट प्राइस में से माइनस कर दूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो नेशनल इनकम को कंप्यूट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, जब आप इस नेशनल इनकम को निकालेंगे तो नेशनल इनकम को निकालते हुए कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो क्या क्या है। अच्छा, एक ये बात ध्यान रखना, जब ग्रोस वैल्यू एडेड निकालते हो वो तीनों सेक्टर का होगा, प्राइमरी सेक्टर का भी, सेकेंडरी का भी और टर्शरी का भी, तीनों को जोड़ लो, ठीक है, तो वो निकल जाएगा जीडी पेट एमपी, और उसके बेस पर आप जो है वो एनएनपी एट एफसी को कंप्यूट कर सकते हो। अब जब आप वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो क्या क्या बातें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्यों, क्योंकि उनकी वैल्यू जब वो गुड्स बनी होंगी, उनका जब जिस साल प्रोडक्शन हुआ होगा उस साल ही उसको नेशनल इनकम में हमने काउंट कर लिया होगा। लेकिन सेकंड हैंड गुड्स को सेल करने पर जो कमीशन आपने अगर पे किया तो उसको आप नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हो। खुद के लिए अगर आपने कोई गुड्स को प्रोड्यूस किया तो उसको भी नेशनल इनकम के अंदर जो है वो आप इंक्लूड करते हो, क्यों, क्योंकि अगर वो खुद यूज ना करते तो मार्केट के अंदर आप उसको सेल कर सकते हो, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे, प्लस मतलब इंक्लूड करेंगे। आगे, जो आपने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर मान लीजिए कोई भी सामान बनाया था तो उसको भी आप अपने नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं, क्यों, अगर वो खुद ना यूज करते तो बाहर सेल कर सकते थे। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जो इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो फाइनल गुड्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होती है। जो डीम्ड रेंट होता है उसको भी आप इंक्लूड करोगे, क्योंकि अगर आप उस घर में ना रहते तो उसको किराए पर चढ़ाते तो वहां से कोई ना कोई फैक्टर इनकम आप कमा सकते थे। सेल्फ कंजम्पशन जो सर्विस होती है उसको आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि उनकी वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल है। अब जब आप वैल्यूएशन करते हो, वैल्यू एडेड निकालते हो, तो वहां पे एक प्रॉब्लम राइज होती है जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ द डबल काउंटिंग। इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है, एक ही वैल्यू को दो बार क्या कर लेना, इंक्लूड कर लेना, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब उसको अवॉइड करने के दो मेथड आपके पास जो है वो अवेलेबल है। पहला मेथड जो आपके पास अवेलेबल है वो क्या है, वो तो है कि आप क्या करो, सीधा फाइनल आउटपुट को उठा लो। फाइनल आउटपुट मेथड ये बोलता है जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है उसी को उठा लो, और दूसरा जो है वो है वैल्यू एडेड। ये बोलता है हर स्टेज पर आप ये चेक करो कि कितना कितना वैल्यू एडिशन हुआ, जितना जितना वैल्यू एडिशन हुआ उस सारे वैल्यू एडिशन को अगर आप ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा आपका क्या, जीडीपी एट एमपी। तो ये दो तरीकों से आप जो है वो डबल काउंटिंग की जो समस्या है उसको आप जो है उसका समाधान कर सकते हो। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब था अगला मेथड कौन सा, इनकम मेथड। इनकम मेथड बेसिकली ये बोलता है जो आपके फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है आप उसके बेस पर भी जो है नेशनल इनकम निकाल सकते हो। जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है उनके ऊपर जो भी फैक्टर इनकम मिलती है वो सारे फैक्टर इनकम को अगर आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, तो वो बन जाएगी जी आपकी क्या, डोमेस्टिक इनकम, और उसके बेस पर आप जो है वो अपनी नेशनल इनकम को कंप्यूट कर सकते हो। पहली बात तो इनकम मेथड का एक और नाम जो है वो है क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, ये इसी को बोलते हैं फैक्टर पेमेंट मेथड। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम जो डोमेस्टिक इनकम पहले हम कंप्यूट करेंगे वो कैसे निकलता है, चारों फैक्टर की इनकम को अगर मैं जोड़ दूं तो वो बन जाएगी मेरी डोमेस्टिक इनकम, उसके बेस पर मैं नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन कर सकता हूं। अब फैक्टर इनकम जो है वो क्या होती है, फैक्टर इनकम वो है जो हमारी अर्न इनकम होती है, जो अर्न जो हमने कमाई है। लेकिन जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई है, जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, वो आपकी फैक्टर इनकम नहीं है, वो आपकी ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि उसके बदले में आपने जो है सरकार को कोई भी काम करके नहीं दिया। ये बात ध्यान रखना। अब फैक्टर इनकम को क्लासिफाई करते हैं, सबसे पहले तो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो जो वेजेस जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसके अंदर बेसिकली ये आएगा, चाहे वेजेस मिले आपको कैश में, चाहे वो आपको मिले काइंड में, चाहे एम्प्लॉयर ने अगर आपके बिहाफ पे प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा जमा करवा दिया, वो भी आपकी जो है वो वेजेस की या फिर फैक्टर इनकम है। और पेंशन और रिटायरमेंट अगर आपको मिलते तो वो भी आपकी जो है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर इंक्लूड होगा। दूसरा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके अंदर तीन तरह की इनकम आती है, एक तो आएगा रेंट, लैंड के बदले, एक आएगा इंटरेस्ट कैपिटल के बदले, और एक आएगा प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर के बदले। प्रॉफिट का यहाँ पे आगे फर्दर हम तीन पार्ट में बाइफर्केशन करते हैं। एक तो होता है डिविडेंड, जो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने आगे जो है शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको बोलते हैं डिविडेंड। एक होगा कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। और तीसरा जो है वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हमने अपने पास ही होल्ड करके रख लिया फ्यूचर के लिए, उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक इसके अंदर आएगा मिक्स इनकम, जो फैक्टर अगर आप बाहर से ना लेकर के अगर आपने खुद के ओन फैक्टर लगा दिए तो ओन फैक्टर की जो इनकम होती है उसको बोलते हैं मिक्स इनकम, और इसको भी इनकम मेथड के अंदर नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं। तो एनडीपीएट एफसी अगर आप निकालोगे, मतलब जो आप डोमेस्टिक इनकम जब आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज द डोमेस्टिक इनकम। अब इसके बेस पर अगर फैक्टर इनकम नेशनल इनकम निकाल तो क्या करो सर, डोमेस्टिक इनकम आ गई है एनडीपीएट एफसी, इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दो तो बन जाएगी क्या, नेशनल इनकम। ये था जी हमारा, कैसे करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, तीनों को जोड़ दो तो आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम, जिसको बोलते हैं एनडीपीएट एफसी। इसमें ऐड करो एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो निकल आएगा क्या, एनएनपीएट एफसी।
ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब आप इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हो तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहला, ट्रांसफर अर्निंग को आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, मतलब अनअर्न्ड इनकम को आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। दूसरा, इलीगल एक्टिविटी से अगर आपने कोई भी इनकम कमाई है तो उसको भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। अगर आपने कोई भी कमीशन पे किया, सेल परचेज और सेकंड हैंड गुड्स, तो उस कमीशन को आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे। अगर कोई ब्रोकरेज फीस अगर आपने पे करी है, मान लीजिए शेयर्स या बॉन्ड को परचेज करते हुए, तो उसको भी आप इसके अंदर इंक्लूड करोगे। जो विंडफॉल गेन होते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन हो गया मान लो, तो उसको आप इसके अंदर जो है इंक्लूड नहीं करोगे। इंप्यूटेड रेंट जो होता है बेसिकली, मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है उसका जो रेंट है उसको आप इसके अंदर इंक्लूड करोगे। सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आपने कोई गुड्स बनाई है, ठीक है, उसको भी आप इसके अंदर इंक्लूड करोगे, क्योंकि अगर खुद आप उसको यूज ना करते तो मार्केट के अंदर आप सेल करके पैसा कमा सकते थे। ठीक है जी। कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड जो है इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर इंक्लूड किया गया है। इनकम टैक्स को अलग से इसके अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर इसको ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है। वेजेस सैलरी अगर कैश की जगह काइंड के अंदर, तो उसको भी अलग से इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि वो कंपनसेशन ऑफ टू एम्प्लॉयज के अंदर उसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है जी, ये हो गया अपना क्वेश्चन। इसके बाद अगला मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू आप जो है वो नेशनल इनकम को कंप्यूट कर सकते हो। ये बोलता है कि पूरे देश के अंदर जितना भी खर्चा किया गया फाइनल गुड्स के ऊपर, वो सारे खर्चे को अगर आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर आप उसको इंक्लूड कर लोगे तो वो बन जाएगा जी आपकी क्या, नेशनल इनकम। अब उसको C+I को अगर मैं जोड़ दूं तो बन जाएगा GDP एट MP, और उसके बेस पर आप NNP एट FC को कंप्यूट कर सकते हो। अब ये बोलता है फाइनल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, उसको हम 4 पार्ट के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये जो आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसके अंदर क्या आएगा, जो भी खर्चा किया गया कंज्यूमर सर्विसेज पे या कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स पे या कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे, उस सारे खर्चों को अगर इंक्लूड कर लें तो वो बन जाएगा क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आपको मैंने करवाया था। कंज्यूमर सर्विस, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, इनके ऊपर जो भी खर्चा किया गया अगर इसको ऐड कर ले तो बन जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर था जी आपका गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कोई खर्चा कर दिया मान लो उनके ऊपर, सर्विसेज के ऊपर या गुड्स के ऊपर, तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और तीसरा जो है वो है जी कौन सा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके अंदर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक है कौन सा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा किया गया, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट या फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय द हाउसहोल्ड इन टर्म्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन हाउसेज एंड पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट और द फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, ब्रिज, इसको बोलता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और एक होता है कौन सा, इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये होगा क्या, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग। और एक होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को बोलते हैं एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। इन चारों आइटम को अगर मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा GDP एट MP। और उसके बेस पर मैं जो हूं वो क्या कर सकता हूं, बोलो, इन चारों के बेस पर हम जो है वो NNP एट FC के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो क्या क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो हो गया अपना पहला पॉइंट। ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हो गया दूसरा पॉइंट। बिजनेस का फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन द रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये चारों जो है ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट। और नेट एक्सपोर्ट ये हो गया फोर्थ पॉइंट। इन चारों को ऐड करूंगा तो बन जाएगा GDP एट MP। और इसके बेस पर अगर NNP एट FC निकालना हो तो कैसे करोगे बताओ सर। देखो हमको चाहिए क्या, NNP, यहां नीचे करके दिखाता हूं, अपने को चाहिए क्या, NNP एट FC। हमारे पास में है क्या, GDP एट MP। तो अब क्या करें सर, नेट चाहिए दिया हुआ ग्रोस, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन जी। सर नेशनल चाहिए दिया हुआ डोमेस्टिक, तो क्या करो, ऐड कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और सर फिक्स को फैक्टर कॉस्ट चाहिए जबकि दिया हुआ मार्केट प्राइस, तो माइनस कर दो NIT। अगर ऐसा करोगे तो निकल आएगा क्या, NNP एट FC। ये देखो ये वही दिया हुआ है। चलो जी, इसके बाद ये चार्ट था, ये आपको मैंने करा दिया। अब क्या क्या बात है आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला, सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को ही आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इसमें इंक्लूड नहीं करना। दूसरा, जो सेकंड हैंड गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया गया उसको आप यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे। शेयर्स या बॉन्ड को परचेज करने में जो खर्चा किया उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो है ओनली पेपर क्लेम है एंड आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विस। दूसरा, ट्रांसफर पेमेंट पे जो खर्चा किया गया उसको आप इसके अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद सेल्फ कंजम्पशन को जो है, जो इंपोर्टेड वैल्यू होती है, जो खर्चा आपने ऐसे गुड्स के ऊपर किया जिसको आप खुद ही यूज करेंगे, सेल्फ कंज्यूम करेंगे, तो उसको आप इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बेस पर ये हमने जो है वो क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया था।
अब आगे आते हैं क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है और क्या क्या को ध्यान में नहीं रखना। तो ये कुछ आइटम्स है जिनको आप नेशनल इनकम जब निकालेंगे तो इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपको गिफ्ट मिलता है अब्रॉड से, वो ट्रांसफर इनकम है, उसको इंक्लूड नहीं करना नेशनल इनकम में। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अगर मिलता है, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। अगर फाइनेंशियल हेल्प अगर दी गई है किसको, सुनामी विक्टिम्स को, तो इसको भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। परचेज ऑफ वेजिटेबल बाय द रेस्टोरेंट, इसको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि वो इंटरमीडिएट आइटम है, उसकी वैल्यू फाइनल गुड्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर खर्चा किया गया फैक्ट्री के द्वारा, उसको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि वो भी एक इंटरमीडिएट आइटम है। लीजर टाइम एक्टिविटी, खाली बैठे थे, खाली बैठे बैठे जो है वो आपने जो है वो क्या कर लिया, कोई किचन गार्डन के अंदर जो है वो सब्जी उगा ले, उसको भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। सर्विस रेंडर बाय द हाउस होल्ड, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हाउस वाइफ ने जो सर्विस प्रोवाइड किया उसका वैल्यू निकालना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। मनी रिसीव बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम हिज सन वर्किंग अब्रॉड, इसको भी आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द फ्रेंड ऑन लोन ऑफर्ड टू हिम फॉर द परचेज ऑफ मोटर बाइक, इसको ये अगर आपको कोई ब्याज मिलता है इसको भी आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो भी आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब आएंगे कौन कौन सी चीजों को हम इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, जो डिफेंस और सिक्योरिटी सर्विसेज है इसके ऊपर जो भी खर्चा किया गया गवर्नमेंट के द्वारा उसको हम नेशनल इनकम इंक्लूड करते हैं। फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने कोई फ्री सर्विसेज दी है तो उसको गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मानेंगे और उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, इसको हम इंक्लूड करेंगे। रेंट रिसीव बाय द इंडियन रेजिडेंट, इंडिया का कोई बंदा है वो इंडिया में रहता है, उसके पास इंडिया में कोई बिल्डिंग है और उसने वो बिल्डिंग जो है वो अमेरिका के किसी एम्बेसी को किराए पे दे दी, तो वहां से जो कमाई कमाएंगे उसको हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो हमारी फैक्टर इनकम है। आगे प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच, इंडिया की एक ब्रांच है वो लंदन के अंदर ऑपरेट होती है, वहां से अगर कोई प्रॉफिट कमाया तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उनको फैक्टर प्रोवाइड करे, उसके ऊपर हमारी फैक्टर इनकम रिसीव हुई है। वेजेस रिसीव बाय द इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन पाकिस्तान, अगर इंडिया का कोई बंदा पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जॉब करता है वहां से जो पैसा कमाएगा वो भी उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। सैलरी टू द फॉरेन टेक्निकल स्पेशलिस्ट को अगर आपको सैलरी का पेमेंट करते हो तो उसको नेशनल इनकम में से माइनस करेंगे। डिविडेंड रिसीव बाय द इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन फाइनेंशियल फर्म, अगर आपने फॉरेन की किसी फाइनेंशियल फर्म के अंदर कोई पैसा इन्वेस्ट किया था, कोई कैपिटल लगाई थी और बदले में आपको डिविडेंड मिला, तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जिनको नेशनल इनकम को निकालते हुए हम इंक्लूड करते हैं और ऊपर वाली कुछ बातें थी जिनको नेशनल इनकम को कंप्यूटेशन करते हुए उसको इंक्लूड नहीं करते। ओके जी सर, लो जी, ये चैप्टर था अपना पूरा का पूरा फिनिश हो गया। तो 5 लेक्चर हमने तसल्ली से लगाए थे हमारे नेशनल इनकम पे। ये लेक्चर जनरली उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने मुझसे नेशनल इनकम का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें जो वो तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताई हैं, ठीक है ना। हमने 5 लेक्चर में इसको कंप्लीट किया और उस पूरे का समरी एक में लगभग 1 घंटे का 40-40 मिनट के जो है हमारे लेक्चर्स वो बने थे, बड़े बड़े लेक्चर बने, आधे घंटे का भी लगाए, तो 2.5 घंटे का जो काम हमने किया 2.5 आवर्स का, वो काम हमने जो है इस एक क्लास के अंदर, जो लगभग कोई आधे घंटे की क्लास है, इसके अंदर हमने समअप कर लिया। तो आपको हम लोग जो है पहले पूरा कॉन्सेप्ट तरीके से बताएंगे और फिर आपको जो है उसका रिवीजन वीडियो भी साथ के साथ में प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका सिलेबस भी होता रहे और आपकी रिवीजन भी होती रहे, ठीक है ना जी सर। चलो, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई कमी लगी है तो वो भी बताइए, अच्छा लगा है तो वो भी अच्छा कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट के थ्रू बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।